हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका विषय एसएसटी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह जो नोट्स है जिससे मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, ये एनसीईआरटी बुक को निचोड़ करके बनाया गया है। और अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत सही है। इस वीडियो में मैंने उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रखा है जहां से बीपीएससी प्रश्न बनाता है। आपको सिर्फ इसी नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और जहां जहां आपको समझ में आए एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, छोटे छोटे रूप में उसको तोड़ करके अपने नोट्स स्वयं बना लीजिए। जहां भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं, आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। प्यारे साथियों, आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अतीत के बारे में देखिए, ये शब्द लिखा है अतीत। अतीत का मतलब है गुजरा हुआ कल, बीता हुआ कल, वो कहलाता है अतीत। ठीक है। चलिए, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वे कुशल संग्रह और जानवरों का शिकार भी करते थे। आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। समय याद रखिएगा, एनसीईआरटी का समय है। सहायक नदी वह नदी होती है जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। ये एक नदी है, ये बह रही है। ठीक है, ये नदी है, समझिएगा। और ये जो है, और ये बाहर से कुछ नदियां आकर के इसमें मिल जा रही हैं। ये जो बाहर से नदियां आकर के मिल जा रही हैं, इन्हीं नदियों को ही, बाहर से आने वाली नदियों को ही सहायक नदी कहा जाता है। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास हैं, याद रखिएगा। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका कुल 6 देश शामिल हैं। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं, ये याद रखिएगा। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। देश के नाम, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है। अतीत की जानकारी कैसे होती है, आइए जानते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं।
इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढकर पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं, याद रखिएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है और जिसका अर्थ हाथ होता है, याद रखिएगा। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग या जनता किया करती थी। अभिलेख इंस्क्रिप्शन, ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ इस प्रकार से होते थे और इसमें बहुत सारी चीजों को लिखवा दिया जाता था। ठीक है, चलिए। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का भी लेखा जोखा किया करते थे। पुरातत्वविद, आइए इनके बारे में जानते हैं। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतें जो हैं और जो उनके अवशेष हैं, चित्र और मूर्तियों का भी ये अध्ययन किया करते थे। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी किया करते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती कि अतीत में लोग क्या खाते थे। आरंभिक मानव, अर्लीस्ट पीपल, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास मिलती हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा पाषाण काल, सबसे पहले इसका समय याद रख लीजिएगा, 20 लाख से 12,000 साल पहले का इसका समय है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 2 शब्दों से बने, पुरा माने प्राचीन, पाषाण माने पत्थर। इस काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास के 99% जो कहानी है वो इसी काल में घटित हुई, ये भी याद रखिएगा। मध्य पाषाण युग, मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, तो ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का समय। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते थे। नव पाषाण युग, नियोलिथिक एज, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का पूर्वज अर्थात जंगली कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक बुलाने लगे और उनका पालन पोषण भी करने लगे। नव पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चाताल ह्यूर्क तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी, उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरियस से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ,
भूमध्य सागर की सीपियां। खेती और पशुपालन, ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। फ्रांस में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से मिला करके बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में देखने को मिलते हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं। बात समझिएगा, जैसे देखिए ये लाल बर्तन है और इस पर जो है लाल बर्तन पर काले रंग के कुछ ऐसे ऐसे चित्र बनाए गए, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे कह रहा है पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड भी मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब मिला जिसे महान स्नानागार कहा गया। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ अन्य नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती। नगरों का आरंभ 4700 पूर्व और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई, याद रखिएगा। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। कच्चे माल की खोज हम लोग जानते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से, पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, आइए समझते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि नदियां सूख गई, कुछ ने कहा जंगलों का विनाश हो गया, कुछ ने कहा ईंधन कम पड़ गई, कुछ ने कहा घास के मैदान समाप्त हो गए। अन्य तरह तरह के कारण सामने आए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, तो क्या हर जगह बाढ़ थोड़ी आई होगी? क्या नदियों के सूखने का असर हर जगह थोड़ी रहा होगा ना? तो कुछ इस प्रकार की बातें। फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच क्या होते हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जो ये फ्रेंच है यहाँ से क्वेश्चन आया है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, जबकि फ्रेंच कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कैसे? बालू या स्फटिक पत्थर का जो चूर्ण है उसमें गोंद मिलाते हैं और उसी से वस्तुएं बनाए जाते हैं, और जो वो वस्तुएं बनती हैं उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, और जो चिकनी परत चढ़ाते हैं उसमें जो रंग लगाते हैं वो नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। देखिए, प्रार्थनाओं को ही क्या कहा जाता है? सूक्त। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से जिसे बोला गया हो। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत, इसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था, ये याद रखिएगा। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और छापने का काम तो मुश्किल से 200 वर्ष पहले हुआ है। महापाषाण जानते हैं क्या है? शिलाखंड, महापाषाण माने बड़ा पत्थर, इसके नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये दफन किया गया, तो इसके चारों ओर ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को सेट कर दिया जाता था। यही महापाषाण कब्र कहलाती थी। महापाषाण करें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। जनपद,
जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह और जन का अर्थ होता है जनता। पुरातत्वविदों ने इस जो ये जनपद हैं इनकी जो कई बस्तियां हैं उनमें खुदाई की है। जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा कुछ प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल को उपजाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। महाजनपद करीब 2500 साल पहले जनपद होते थे उनमें से कुछ, जैसे 20 जनपद हैं तो उनमें से 2-4 जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई जाने लगी। महाजनपदों के राजा अब जो है वो पहले वाली व्यवस्था में नहीं रहते थे। अब ये कहते थे कि हमें नियमित कर चाहिए, तो अब ये नियमित कर वसूलने लगे। ये याद लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे और प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहते हैं। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन में स्टार लगा लेना। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाता था जिससे उपज में खूब वृद्धि हुई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। एक खेत ये है जहां धान का बीज छींट दिया गया और फिर ये धीरे धीरे पौधे में बदल गया और इसको यहाँ से निकाल कर एक बड़े से खेत में ऐसे 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 से तैयार किया गया। ठीक है, तो ये धान के पौधे की पूरी प्रक्रिया है, ये आप लोग जानते हैं। बात करते हैं मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से बहती थी। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिहार में एक जगह है राजगृह जिसे आधुनिक राजगीर, ये कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो पटना है ये राजधानी बन गया। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। बुद्ध और महावीर दोनों इसी गण या संघ से जुड़े हुए थे। कहानी बुद्ध की। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये क्षत्रिय थे और शाक नामक एक छोटे से गण से जुड़े थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में घर के सुखों को त्याग दिया। बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी का तट था जहां पर लंबे समय तक तपस्या किया और उसके बाद ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहां पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन पैदल इधर से उधर यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तृष्णा कहा है। स्टार लगा लेना बुद्ध का कथन है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में दी है। बौद्ध धर्म। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क करीब 1900 साल पहले शासन किया था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी फैल गया था। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाह एशियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वान-सांग 1400 साल पहले भारत और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भारत आता है। स्वान-सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। उपनिषद। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। जैन धर्म। करीब 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपने विचारों को प्रसारित किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे।
30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दिया है। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए और पैसों पर देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 साल पहले की। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। वंश। वंश का कॉन्सेप्ट क्या है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश से जोड़ दिया जाता है। मौर्य वंश। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। मेघस्त ने चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सिल्यूकस निकेटर का राजदूत या एम्बेसडर था। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा सा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा है, उसके पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। स्टार लगा लेना, 100 से 200 मीटर दूरी पर इसमें बुर्ज बनाए गए हैं। चलिए बात करते हैं अशोक की। अशोक मौर्य वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। धम्म शब्द संस्कृत धर्म का प्राकृतिक रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रेरित हुए, प्रभावित हुए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे हैं। गांव में रहने वाले लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर को कड़ैसियार और दास को अधिमाई कहते थे। स्टार लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के कई लोग इस पद पर लंबे समय तक रहते थे, अर्थात यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जातक वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है, ये याद रखिएगा। जातक में प्राचीन शहरों के बारे में, वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों का भी पता चलता है। बात करते हैं आहत सिक्के। सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ अंकित ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलित में रहे। सिक्के। चांदी सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है देखने को मिलते हैं। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों, इन सब का वर्णन देखने को मिलता है। अरिकामेडो एक पत्तन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडो एक पत्तन था। यहाँ दूर दराज से जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं रोम की। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। व्यापार और व्यापारी। दक्षिण भारत जो है वो सोना, मसाला और खास तौर पर काली मिर्च जैसे काली मिर्च जो है इसे एक ब्लैक पीपर जो बोलते हैं, ठीक है, और कुछ कीमती पत्थर भी यहाँ पाए जाते थे। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी डिमांड थी कि इसे काले सोने या ब्लैक गोल्ड के नाम से बुलाते थे। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुख्य है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। रेशम मार्ग, सिल्क रूट। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य में था। इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन था, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पटना का पाटलिपुत्र गुप्त शासन के महत्वपूर्ण ये केंद्र थे। वंशावलियां। चंद्रगुप्त वंश के पहले जो चंद्रगुप्त हैं वो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। राजा हर्षवर्धन जिन्हें करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं सांग काफी समय हर्ष के दरबार में रहा। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन देती है। चलिए, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल ये व्यापारिक केंद्र होता है वो था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके दरबार में दरबारी कवि रविकीर्त द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन के बारे में जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। यहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से जुड़े थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। स्टार लगा लेना इस पर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अजंता, यह वह जगह है यहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग पौधों तथा खनिजों से मिलकर बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं।
करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिप्लादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सप्तनार द्वारा लिखा गया। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। तो ये सप्तनार वाला जो है ये कई बार पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं पुराण की। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है ना? प्राचीन। जो पुराण हैं उनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं की जुड़ी कहानियों का वर्णन मिलता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। पुराणों और जो पुराण है और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में ही भगवद गीता है और रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। आर्यभट्ट गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक ली है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली है। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय ईस्वी और सुश्रुत चौथे ईस्वी में। चरक द्वारा रचित पुस्तक चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक बेहतरीन पुस्तक है। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया पहुंची। प्यारे मित्रों, इसी के साथ आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, अभी हमको थोड़ा सा डाउट है, कहीं भी हमको समस्या हो सकती है या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें नहीं आ रहे हैं, आप लोग उस पर कमेंट करिए, उस पर आपको सुझाव दिया जाएगा। जो भी मदद आपकी हो सकती है बीपीएससी में वो सारी मदद की जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3 सारे पेपर आपको करवाए जाएंगे। एडिशनल आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एक बेहतरीन तैयारी, एक बेहतरीन रणनीति के साथ आप सभी को करवाया जाएगा। अब की बार आप लोग बीपीएससी में झंडा गाड़ करके आइएगा और बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने मेहनत किया है। एनसीईआरटी के निचोड़ को मैंने बैठ करके इसको मटेरियल तैयार किया है। जिन भाइयों बहनों को ये मटेरियल चाहिए होगा, जो ये नोट्स है, जिनको इसकी आवश्यकता होगी, वो कमेंट करेंगे, उनको ये नोट्स हम अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन इस नोट्स का मिनिमम चार्ज आपसे लिया जाएगा। मिनिमम चार्ज इसलिए लिया जाएगा क्योंकि जैसे फ्री देने का मतलब नहीं है, देने को तो हम फ्री दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं ना जिनको फ्री चीज मिल जाने के बाद उसकी कद्र नहीं होती है। क्योंकि ये जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कितनी बढ़िया है, लेकिन इसको तैयार करने में उतनी बढ़िया मेहनत करनी पड़ी है दोस्तों। बहुत टाइपिंग करना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को ये नोट्स दी जाएगी और ये वादा है कि पूरे YouTube में उतना सस्ता नोट्स कोई नहीं देता होगा। एक लिमिटेड फीस रखी जाएगी, जिसको भी नोट्स चाहिए होगा वो फीस पे करेगा, और नहीं तो मैं YouTube पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए और अपने आप से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और शॉर्ट नोट्स बना करके आप लोग स्वयं से जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि देखिए, जो तैयारी है, जितनी बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, जितना बेहतरीन आपका फोकस होगा एग्जाम पर, उतनी बेहतरीन तैयारी होगी, और जितनी बेहतरीन तैयारी होगी उतनी ही बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके अंदर से हेजिटेशन और डर बाहर जाएगा। और जब ये समस्या आपके अंदर से बाहर चली गई तो एग्जाम में आपको
एक सीट लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है, बैठते हजारों स्टूडेंट हैं उससे आपको नहीं मतलब है। आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है। आप अपनी एक सीट के लिए लड़ाई लड़िए, पढ़िए, मेहनत करिए दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करके मैंने नोट्स आपके लिए तैयार किया, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।